चौधरी। आप अपने YouTube चैनल क्रेजी जीके पाठशाला पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम राजस्थान कला संस्कृति शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जो किसी भी कोई भी एग्जाम जो हो उस एग्जाम में वो टॉपिक पूछे जाते हैं, टॉपिकों से सवाल डायरेक्ट पुटअप होते हैं। तो हमें वो ध्यान होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो कला संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कला संस्कृति में। तो आइए, राजस्थान के किले व दुर्ग हम पढ़ेंगे, राजस्थान बावड़ियाँ हवेलियाँ और छतरी यहाँ पर पढ़ेंगे, राजस्थान हस्तकला हम पढ़ेंगे, राजस्थान के लोक देवता लोक देवी हम पढ़ेंगे, राजस्थान के मेले व त्यौहार पढ़ेंगे, राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ेंगे, राजस्थान की चित्रकला हम पढ़ेंगे, राजस्थान लोकवाद्य यंत्र पढ़ेंगे, राजस्थान लोक नाट्य कला पढ़ेंगे, राजस्थान की प्रमुख जनजाति पढ़ेंगे, राजस्थानी भाषा साहित्य व क्षेत्रीय बोलियां पढ़ेंगे हम, लोकगीत लोक गायन शैली और संगीत घराने और संस्थाएं यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और राजस्थान संस्कार रीति रिवाज आभूषण वेशभूषा, ये राजस्थान कला संस्कृति के हम प्रमुख टॉपिक है जो हर एग्जाम में इन टॉपिकों से सवाल पुटअप होता है। इन टॉपिक में से सबसे पहले हम आज राजस्थान के दुर्ग जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दुर्ग में से एक एक चीज़ आपको पूरी कंप्लीट रूप से समझाऊं और पूरा का पूरा दुर्ग चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊं। तो आइए, राजस्थान के दुर्ग को हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए दुर्ग कहेंगे किसे, दुर्ग और किले में क्या अंतर है, दुर्ग किसे कहेंगे, किला किसे कहेंगे, और दुर्गों का पहला साक्ष्य हमें कहाँ प्राप्त हुआ, दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, किसमें दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई, किसने कितनी श्रेणियां बताई, कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब हमारे को ध्यान होना चाहिए। तो राजस्थान के दुर्ग, दुर्ग किसे कहेंगे, ऐसा भवन, दुर्ग कहेंगे ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु, राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो, उसे हम कहेंगे दुर्ग। दुर्गों का सर्वप्रथम जो साक्ष्य जो मिला है वो हमारी हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। तो साक्ष्य जो है दुर्गों का सर्वप्रथम वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। दोस्तों, हमें ये ध्यान होना चाहिए दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो दुर्गों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण करने वाले हैं, सर्वप्रथम वर्गीकरण दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण दुर्गों का वो किसने किया, मनुस्मृति। मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया। दुर्गों का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला, जबकि सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो मनुस्मृति ने किया। और मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां बताई है। मनुस्मृति ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है, तो मनुस्मृति ने दुर्गों की 6 श्रेणियां बताई है। कितनी श्रेणियां बताई है, 6 श्रेणियां बताई। उनके बाद कोटलीय, और कोटलीय जो हैं वो दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताते हैं, कोटलीय
कोटलीय के अनुसार जो है दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई? अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां। कोटलीय महोदय कहते हैं कि भाई जो दुर्ग हैं उन दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं? 4। कौन कौन सी कोटलीय ने बताई? गृह, ऐसे दुर्ग जो पहाड़ी या पठार पर बने हुए हो उसे हम क्या कहेंगे? गृह दुर्ग कहेंगे। तो इन्होंने कौन सी एक श्रेणी जो बताई? गृह। दूसरी इन्होंने बताई धानवन। तीसरी इन्होंने बताई वन दुर्ग। चौथी इन्होंने कौन सी श्रेणी बताई? कि औद्योगिक दुर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग, वन दुर्ग बताई, धानवन दुर्ग बताई, गृह दुर्ग बताई। तो यहाँ पर कोटलीय के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां। गृह दुर्ग वे दुर्ग जो पठारों या पहाड़ी पर स्थित हो, पहाड़ी या पठार पर स्थित हो उसे हम कौन सा दुर्ग कहेंगे? गृह दुर्ग। धानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग जो रेतीले रेत या रेत के चारों ओर या मरुस्थल के चारों ओर, जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो। ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो, चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो, से घिरा हुआ वो उसे हम कौन सा दुर्ग कहेंगे? धानवन दुर्ग। गृह दुर्ग राजस्थान में अधिकांश जो श्रेणियां हैं, अधिकांश जो दुर्ग बने हुए हैं उन दुर्गों में सबसे अधिक जो दुर्ग किस श्रेणी के बने हुए हैं वो है गृह श्रेणी। यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस श्रेणी के बने हुए हैं तो आप कहोगे गृह श्रेणी के राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग बने हुए हैं। धानवन दुर्ग चारों ओर से मरुस्थल या रेत से घिरे हुए हो उसे हम क्या कहेंगे? धानवन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से जंगलों से घिरे हुए हो, चारों ओर से जंगलों से घिरे हुए हो, उसे हम क्या कहेंगे? वन दुर्ग कहेंगे। औद्योगिक दुर्ग, यहाँ पर कोटलीय ने जल दुर्ग का प्रयोग ना करके, जल शब्द का प्रयोग ना करके अपनी दुर्गों की श्रेणी में औद्योगिक दुर्ग का प्रयोग किया है। और औद्योगिक दुर्ग का मतलब होता है ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो। या हम कह सकते हैं ऐसा दुर्ग जो किसी नदी के किनारे बसा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? औद्योगिक दुर्ग। ये कोटलीय ने कहा कि भाई कोटलीय ने जल दुर्ग का प्रयोग ना करके औद्योगिक दुर्ग का प्रयोग किया है, जबकि शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति इन्होंने दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई। कितनी श्रेणियां बताई भाई? 9 श्रेणियां। इन्होंने कौन कौन सी श्रेणियां बताई वो देख लीजिए। नंबर 1, इन्होंने दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई। गृह बताई, एरन बताई, धानवन बताई, वन बताई, जल दुर्ग। इन्होंने जल दुर्ग का प्रयोग किया, ना कि औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग का प्रयोग किसने किया? जल के लिए औद्योगिक शब्द का प्रयोग किसने किया? कोटलीय ने किया, ना कि यहाँ पर शुक्र नीति ने किया। जल दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, परिध दुर्ग है, शाह्य दुर्ग है और सैन्य दुर्ग है। ये दुर्ग जो है वो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की क्या है? 9 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? ग्रीस, दूसरी एरन, तीसरी धानवन, चौथी वन, पांचवी जो है वो बताई जल। सबके पीछे दुर्ग है भाई। छठी इन्होंने बताई पारिक, और सातवीं जो इन्होंने बताई वो कौन सी बताई? परिध।
और 8 जो है सैन्य दुर्ग। देखो गिरी बता दी, एरन बता दी, धानवन बता दी, और 9वीं जो है इन्होंने कौन सी बताई, शाही दुर्ग बताई। इस श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में नहीं है, ध्यान रखना भाई। पूछा जा सकता है कि कौन सी श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में नहीं है, तो आप क्या बताओगे, शाही दुर्ग। इस श्रेणी के दुर्ग जो है राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। गिरि दुर्ग ऊपर मैंने परिभाषा लिख ली, ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी या पठारों पर स्थित हो उसे हम गिरि दुर्ग कहेंगे। एरन दुर्ग ऐसा दुर्ग जहां पर जाने का रास्ता जोड़ा थोड़ा क्या हो, कठिन हो, कंठीली झाड़ियां हो, वहां पर निकुले पर्वत पर स्थित हो, ऐसे दुर्ग को हम एरन दुर्ग कहेंगे। और एरन दुर्ग जैसे रणथंबोर इस श्रेणी का ही दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, एरन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन मैंने बता दी, ऊपर चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाएगा, धानवन दुर्ग। इसका उदाहरण यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो सोनारगढ़। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ हो उसे हम कहेंगे वन दुर्ग। जल दुर्ग आपको पता ही है, जो नदियों के किनारे बसा हुआ दुर्ग हो या चारों ओर से पानी से घिरा हुआ दुर्ग, उसे ही हम कौन सा दुर्ग कहेंगे, जल दुर्ग। जैसे गाँवों का दुर्ग। पारिख, देखो पारिख, ख से ख, पारिख, ख का मतलब हो गया यहाँ से शब्द लो कि खाई। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से खाई से घिरा हुआ हो, चारों ओर खाई हो, उसे हम कौन सा दुर्ग कहेंगे, पारिख दुर्ग। जैसे उदाहरण ले तो लोहागढ़ राजस्थान का कैसा दुर्ग है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, अजय दुर्ग इसे कहा जाता है। लोहागढ़। परिध ऐसा दुर्ग जो जिसके चारों ओर क्या हो गई, चारों ओर प्रगोटा हो, उसे हम कौन सा दुर्ग कहेंगे, पारिख खाई। और पारिध का मतलब हो गया परकोटा, यानी परकोटा यानी चारों ओर उसके दुर्ग के चारों ओर क्या हो गई, चारों ओर दीवार की हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे, परकोटा। यानी चारों ओर परकोटा हो उसे हम परिध दुर्ग कहेंगे। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें सेना रखी हुई हो, जिसमें सेना रहती हो, उसे हम क्या कहेंगे, सैन्य दुर्ग कहेंगे। शाही दुर्ग राजस्थान में इस श्रेणी का दुर्ग नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। दुर्ग किसे कहेंगे, ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो, उसे हम दुर्ग कहेंगे। साक्ष्य दुर्गों का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में मिले। सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्जामों में, कई बार पूछा गया है कि मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं, तो 6 श्रेणियां हैं। कोटलीय साहब आए, फिर कोटलीय साहब ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई, 4 श्रेणियां, गृह, धानवन, वन, औदुक। औदुक ध्यान रखना भाई, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ या पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, औदुक दुर्ग कहेंगे। यानी नदियों के किनारे बसा हुआ दुर्ग, औदुक दुर्ग। इस शब्द का प्रयोग किसने किया, औदुक। जल शब्द का प्रयोग ना करके यहाँ पर औदुक शब्द का प्रयोग किया था कोटलीय ने। पूछा जाए निम्न में से कोटलीय के अनुसार दुर्ग की श्रेणी नहीं है, जैसे सवाल यदि आपको पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि कोटली के अनुसार क्या आ गया कि कोटली के अनुसार दुर्ग की श्रेणी नहीं है। ऑप्शन ए में आपको गृह देगा,
ऑप्शन बी में जो है आपको वो दे सकता है धानवंत। ऑप्शन सी में वो जो आपको दे सकता है जलदुर्ग। ऑप्शन डी में जो है आपको क्या दे सकता है, जैसे वनदुर्ग। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कोटले के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां, 4 श्रेणियां। उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, जलदुर्ग का प्रयोग नहीं किया। जल की जगह उसने औदुक दुर्ग का प्रयोग किया था कोटलिय ने। कोटलिय ने यहाँ पर जल की जगह जो है औदुक दुर्ग का प्रयोग किया है। तो कोटलिय के अनुसार दुर्गों की श्रेणी नहीं है, तो आप बोलोगे जल दुर्ग कोटलिय ने नहीं बताया। कोटलिय ने तो औदुक दुर्ग बताया था जल दुर्ग की जगह। फिर उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए कि दुर्ग किलो से पूछ क्या पूछेगा। एक ट्रिक है, मैंने ये थोड़ा बनाया है कि भाई किलो से पूछ तो क्या पूछेगा। एग्जाम जो है पेपर सेट करने वाला जो होता है उससे हमें ये सवाल करना है कि किलो से पूछ तू क्या पूछेगा कि भाई किलो से पूछ तो क्या पूछेगा। मोटे तौर पर किलो से क्या पूछ सकता है, मोटे तौर पर पूछ सकता है कि वो किले कहाँ पर है। स्थान पूछ सकता है कि उस दुर्ग का स्थान कहाँ पर है। जैसे मेहरानगढ़, तो कहाँ पर है मेहरानगढ़, हमारे जोधपुर में है। इस प्रकार से स्थान पूछ सकता है, उसका निर्माण किसने करवाया ये पूछ सकता है। यदि उस दुर्ग का जीर्णोद्धार हो रखा हो तो वो पूछ सकता है कि भाई जीर्णोद्धार किसने करवाया या निर्माण पूर्ण किसने करवाया। जीर्णोद्धार या निर्माण पूर्ण किसने करवाया। या पूछ सकता है कि भाई निर्माण पूर्ण किसने करवाया। कि वो दुर्ग कब बना, ये भी पूछ सकते हैं कि वो दुर्ग किस सन का दुर्ग है, कब बना वो दुर्ग, ये भी पूछ सकते हैं आपको। और क्या पूछ सकते हैं, उपनाम उस दुर्ग के पूछ सकते हैं कि भाई इस दुर्ग के निम्न में से कौन से उपनाम है। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछेगा वहां के प्रमुख महल पूछ सकता है आपको कि उस दुर्ग में कौन कौन से महल है, प्रमुख महल पूछ सकता है आपको। प्रमुख मंदिर पूछ सकता है, उस दुर्ग में प्रमुख मंदिर है तो मंदिर पूछेगा उस दुर्ग से। और क्या पूछ सकता है, महल माल्य हो गए, मंदिर हो गया। और क्या पूछ सकता है, यदि कोई शाखा, यदि कोई दुर्ग में शाखा हो रखा है तो शाखा पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, शाखा हो रखा है तो शाखा पूछ लेगा। स्थान पूछेगा, किलों से पूछ तो क्या पूछेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता। किलों से क्या पूछेगा, राजस्थान स्थान पूछेगा। निर्माण पूछ सकता है, निर्माण पूर्ण किसने करवाया। यदि निर्माण अधूरा हो रखा है किसी दुर्ग का या किसी अन्य शासक ने उसका निर्माण पूर्ण करवाया हो तो उसका निर्माण किसने पूर्ण करवाया। जीर्णोद्धार हो रखा हो तो जीर्णोद्धार किसने करवाया। निर्माण पूर्ण कब हुआ, निर्माण कब पूर्ण हुआ, ये पूछ सकता है। उस दुर्ग के उपनाम क्या है ये पूछ सकता है। प्रमुख महल उस दुर्ग में कौन कौन से ये पूछ सकता है। प्रमुख मंदिर उस दुर्ग में कौन कौन से ये पूछ सकता है। प्रमुख शाखे उस दुर्ग में कौन कौन से ये पूछ सकता है। प्रमुख उस दुर्ग की प्रमुख विशेषता जो है, प्रमुख विशेषता ये पूछ सकता है। दुर्ग से इतने ही सवाल पूछे जा सकते हैं। और क्या, बस दुर्गों में आपको ये ध्यान है, किलों से पूछ तो क्या पूछेगा, बस इससे ज्यादा क्या पूछेगा। राजस्थान में कौन सा किला कहाँ पर है, जी निर्माण उसका किसने करवाया, निर्माण पूर्ण कब हुआ, उपनाम कौन सा, प्रमुख महल कौन से है, प्रमुख मंदिर कौन से है, प्रमुख शाखे कौन से है, प्रमुख विशेषता कौन सी है, ये पूछ सकता है। इससे ज्यादा क्या पूछेगा, बस। फिर हमें हमारे टॉपिक पर आ जाए वापस कि हमने पढ़ लिया मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की 6 श्रेणियां, कोटलिय के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां, 4, शुक्र नीति के अनुसार हमने देख लिया दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई।
अब जो है ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कोटली और मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा बताया, कोटली व मनुस्मृति के में दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी बताई, दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी बताई, श्रेणी के भाई मनुस्मृति और कोटलीय ने दुर्गों की कौन सी श्रेणी को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो इन्होंने कहा कि भाई गृह दुर्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताए इन दोनों ने, जबकि शुक्र नीति कुछ इनके विपरीत ही बताते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी है, दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी है, तो वो क्या पूछेगा, ये सैन्य दुर्ग बताया उन्होंने कौन सा दुर्ग बताया कि सैन्य दुर्ग जो है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, जबकि गृह दुर्ग को जो सर्वश्रेष्ठ बताने वाले थे वो कोटलीय और मनुस्मृति थे। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर 21 जून 2013 यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत में 6 दुर्गों को शामिल किया। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने 6 दुर्गों को जो है दुर्गों को विश्व विरासत में शामिल किया। 6 दुर्गों को विश्व विरासत में क्या किया भी, विरासत में शामिल किया। कब किया, यदि आपको सवाल पूछा जाए कि भाई इन 6 दुर्गों को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत में कब शामिल किया, तो आपको ध्यान होना चाहिए 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इन्हें विश्व विरासत में शामिल किया। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि वो दुर्ग कौन कौन से हैं जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत में शामिल किया। तो आपको एक ही 3 शब्द याद रखने हैं सिर्फ, गाजर, चीकू, आम। ये एक ट्रिक है कि गा से मतलब हो गया घाघरोन का किला, यूनेस्को ने इसे क्या क्या विश्व विरासत में शामिल किया 2013। जैसलमेर का दुर्ग, र से रणथंबोर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आ से आमेर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत में इन 6 दुर्गों को शामिल किया, गाजर, चीकू, आम। कब किया, 21 जून 2013 को इसे अपने विश्व विरासत में शामिल किया यूनेस्को ने इन दुर्गों को। तो ये आपको ध्यान हो गया। अभी देखो हमने ये शब्द पढ़ लिए हैं कि कोटले के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं, तो कोटले के अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन से दुर्ग है वो हमें ध्यान है। फिर उसके बाद में शुक्र नीति के अनुसार 9, और मनुस्मृति ने तो कोटली सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण भी मनुस्मृति ने किया, तो उन्होंने 6 दुर्गों की श्रेणियां बताई मनुस्मृति के अनुसार। दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं, तो 9 है। 21 जून 2013 यूनेस्को ने 6 दुर्गों को विश्व विरासत में शामिल किया, गाजर, चीकू, आम। कौन कौन से दुर्ग हैं वो मैं बता चुका हूँ। ये ट्रिक याद रखो, गाजर, चीकू, आम, बस आपको इससे सब पता चल जाएगा। गा मतलब गागरोन हो गए, जय मतलब जैसलमेर हो गए, ची का मतलब हो गया चित्तौड़, र का मतलब रणथंबोर, कू का मतलब कुंभलगढ़, आ का मतलब आमेर। तो ये आपको ध्यान हो गया। फिर एक जो है ये हम जो है दुर्गों की क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य जानकारी कि भाई किसने दुर्गों का सर्वप्रथम हमें साक्ष्य कहाँ मिला, ये सामान्य हम जानकारी पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रेरी कहलाता है, कौन सा दुर्ग दक्षिण सीमा का प्रेरी कहलाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, यही से कभी कभी सवाल पुटअप हो जाता है छोटे छोटे एग्जाम में।
एग्जामों में कभी उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग कहलाता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी है? तो ये दुर्ग, उसका नाम है बटनेर का दुर्ग। बटनेर दुर्ग हम पढ़ेंगे। बटनेर दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने किया था। इसके वास्तुकार के किया था 295 ईस्वी, 30वीं सदी के अंत में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। राजस्थान के सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला दुर्ग है। ये सब हम पढ़ेंगे आगे। फिर यहाँ पर पूर्वी सीमा का प्रहरी यदि आपको पूछा जाए, पूर्वी सीमा का प्रहरी यदि आपको पूछा जाए कौन से दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, तो आप बोलोगे लोहागढ़। राजस्थान का अजय दुर्ग है, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। लॉर्ड लेर ने 1805 में यहाँ पर गोले दागे, फिर भी उन्होंने नहीं जीत पाए। ये लोहागढ़ दुर्ग है। पूर्वी सीमा, दक्षिणी सीमा का प्रहरी यदि पूछ लिया जाए, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, तो आप बोलोगे चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, जिसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। ये दुर्ग एकमात्र ऐसा राजस्थान का दुर्ग है जो धार्मिक शनि को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी श्रेणियां इस दुर्ग में शामिल है। तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़ को कहा जाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी यदि पूछा जाए, पश्चिमी सीमा का प्रहरी यदि आपको पूछा जाए कि भाई पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे सोनारगढ़ को कहा जाता है। और राजस्थान का मध्यवर्ती दुर्ग यदि पूछा जाए तो मध्यवर्ती दुर्ग कौन सा है, तो वो है तारागढ़। कहाँ पर है? अजमेर में है। तो ये प्रमुख दुर्ग हो गए कि उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर, पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़, जबकि पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? सोनारगढ़ को कहा जाता है। उसके बाद में हम अभी एक एक दुर्ग को हम लेंगे। कौन कौन से दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं, हमने ये उस समय भी मैंने पढ़ाया। अभी के दुर्ग किलों से क्या पूछेगा, तो वो अभी यहाँ पर काम आएगा। अभी जो है सबसे पहले हम सोनारगढ़, दिल्ली का हम एक किला, एक दुर्ग जो है हम पढ़ लेंगे। एक दुर्ग अपलोड होगा दिल्ली का हमारे YouTube चैनल पर, और दिल्ली का दिल्ली वो दुर्ग आपको रिवाइज भी करवाया जाएगा पुनः, फिर अगला दुर्ग जो है पुनः दिया जाएगा। तो सबसे पहला आज हम एक दुर्ग पढ़ेंगे ओनली फॉर, वो है सोनारगढ़। इससे पहले जितनी भी मैंने सामान्य जानकारी बताई वो अनिवार्य थी, क्योंकि कभी कभी सीधा सा सवाल जो है उस सामान्य जानकारी से हमें पूछ लिया जाता है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि भाई शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां, तो 9 श्रेणियां। कोटले के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कोटले के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई कोटले साहब ने, तो कोटले ने 4 श्रेणियां बताई। फिर उसके बाद में मनुस्मृति ने सर्वप्रथम वर्गीकरण ही किया था, तो उन्होंने 6 दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई थी? 6 श्रेणियां बताई। सबसे पहला आज हम दुर्ग जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सोनारगढ़। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, भरूच नायो भाटिया, गढ़ जैसलमेर। तो आज जो है हम जैसलमेर का दुर्ग, जिसे हम सोनारगढ़ कहते हैं, उस दुर्ग को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो दुर्ग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस दुर्ग का नाम है सोनारगढ़। तो यहाँ पर हेडिंग लगा दीजिए आप सभी लोग, सोनारगढ़। ये दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में है। मैंने क्या उस समय मैंने बताया कि सामान्य जानकारी जब बता रहा था, तो उस समय मैंने बताया किलों से पूछ क्या पूछेगा, किलों से पूछ क्या पूछेगा। किलों से पूछ क्या पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है? यहाँ पर पूछ सकता है कि सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो हम बताएंगे सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण 1155 में हुआ था। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन था? जयसल पाटी था।
फिर उस समय कुछ समय बाद जैसल भाटी की मृत्यु हो जाती है। तो इस दुर्ग का जो निर्माण पूर्ण करवाता है 1164 में सालवाहिनी द्वितीय इसका निर्माण पूर्ण करवाता है। यदि आपको पूछा जाए सोनारगढ़ कैसी श्रेणी का दुर्ग है, तो आप क्या बताओगे? सोनारगढ़ एक धनवन श्रेणी का दुर्ग है। किस प्रकार से? क्योंकि हमने देखा होगा जैसलमेर में चारों तरफ क्या है, मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो यहाँ पर शनि जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाएगा? तो हम बताएंगे कि भाई हम धानवन दुर्ग जो है वो क्या है कि चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग है, इसे हम धानवन दुर्ग कहेंगे। तो इस दुर्ग की श्रेणी कैसी हो जाएगी? जैसे सोनारगढ़ दुर्ग की श्रेणी जो हो जाएगी वो धानवन हो जाएगी। इसका प्रवेश द्वार, हर दुर्ग का प्रवेश द्वार आपको याद होना ही चाहिए। हर कोई ना कोई एग्जाम में है इस दुर्गों के प्रवेश द्वार के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है। हर एग्जाम में ऐसा सवाल आता ही है कि निम्न में से किस अक्षय पोल किस दुर्ग का दरवाजा मुख्य दरवाजा है या मुख्य प्रवेश द्वार है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई सोनारगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो अक्षय पोल है। फिर यहाँ पर इसके उपनाम दुर्ग से पूछ तो क्या पूछेगा? इसके उपनाम मैंने उस समय भी बताया कि भाई दुर्ग से पूछ तो क्या पूछेगा? तो यहाँ पर निर्माण पूछ सकता है, निर्माण किसने करवाया। फिर क्या पूछेगा? पूर्ण निर्माण किसने करवाया। फिर क्या पूछेगा? श्रेणी कौन सी है इस दुर्ग की, ये पूछ सकता है। फिर क्या पूछेगा? प्रमुख मुख्य प्रवेश द्वार या प्रमुख प्रवेश द्वार पूछ सकता है। और क्या पूछेगा? उपनाम है तो उपनाम पूछेगा। और क्या पूछेगा? प्रमुख विशेषता इसकी पूछ सकता है। और क्या पूछेगा? और क्या पूछेगा? प्रमुख विशेषता यहाँ से पूछ सकता है। प्रमुख महल जो है यहाँ पर पूछ सकता है। प्रमुख महल, प्रमुख मंदिर आपको पूछ सकता है। प्रमुख मंदिर के अलावा और क्या है यहाँ पर? यदि कुआं है तो कुआं पूछेगा, बावड़ी है तो बावड़ी पूछेगा। और भी क्या? तालाब है, कुंड है, यहाँ पर और भी आपको क्या है वो पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? यदि यहाँ पर किसी दुर्ग में शाखा हुआ है, किस दुर्ग में किसका आक्रमण हुआ है, उस आक्रमण में कौन किस क्रिया हुआ है, कौन किसने जोहर किया, वो पूछ सकता है आपको। शाखा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। किलो से पूछ क्या पूछेगा? इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है। आप पेपर उठाकर भी देख लेना, पुराने पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा कि भाई दुर्गों में से कौन कौन से सवाल पिछले पेपर में आ चुके हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। हम सोनारगढ़ के ऊपर चल रहे थे। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? यदि आपको पूछा जाए कि निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण आप बताओगे 1155 में इसका निर्माण तो जैसल भाटी ने करवाया था। किसने करवाया? जैसल भाटी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। पूर्ण निर्माण जो है, निर्माण पूर्ण किसने करवाया? क्योंकि कुछ समय बाद जो है जैसल भाटी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद जो है इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? 1164 में सालवाहिनी द्वितीय के द्वारा। सालवाहिनी द्वितीय के द्वारा, द्वितीय के द्वारा ये निर्माण पूर्ण करवाया जाता है। सालवाहिनी द्वितीय के द्वारा। यदि इसकी श्रेणी पूछी जाए, मैंने बता दी श्रेणी, भाई बताओ आप कौन सी श्रेणी इस दुर्ग की श्रेणी हो सकती है? मैंने बताया था चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाएगा, तो बताया। आप बताओ धानवन दुर्ग, तो आप बताओगे कौन सा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो आप बोलोगे धानवन दुर्ग है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल ही मरुस्थल हो, उसे हम क्या कहेंगे? धानवन दुर्ग कहेंगे। प्रमुख मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है इसका? मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? मुख्य प्रवेश द्वार तो कौन सा? अक्षय पोल है। अक्षय पोल। फिर इसके बाद में प्रत्येक दुर्ग का जो है उपनाम आपको ध्यान होना ही होना चाहिए कि भाई इस दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सोनारगढ़ को किन किन उपनामों से जाना जाता है? 8, 9, 10 उपनाम है। इससे ज्यादा हर किसी भी दुर्ग के इससे ज्यादा उपनाम नहीं हो सकते। हद से हद आपको 10 उपनाम किसी भी दुर्ग में याद करने को पढ़ सकते हैं। तो इस सोनारगढ़ दुर्ग में को किस किन उपनामों से जाना जाता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। रेगिस्तान का बुला,
रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है? तो हम कहेंगे भाई रेगिस्तान का गुलाब तो किसे कहा जाता है? सोनारगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का क्या है? अंडमान। अंडमान इसे क्यों कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चारों ओर पानी ही पानी है, उसी प्रकार से यहाँ पर अंडमान इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यह दुर्ग जो है चारों ओर से क्या है? मरुस्थल से घिरा हुआ है, इस कारण इसे अंडमान शब्द का प्रयोग हुआ है। राजस्थान का अंडमान। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी क्यों कहा जाता है? सुवर्णगिरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुर्ग जो है वो पीले पत्थरों से निर्मित है दोस्तों। जब शाम का समय होता है, सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त की जब इस सूर्य अस्त की किरणें जब पीले पत्थरों पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि मानो सोने जैसा ये दुर्ग जो है एक सोने जैसा जो है प्रतीक होता है, इस कारण इसे सुवर्णगिरी कहते हैं, सुवर्णगिरी कहा जाता है। तो रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, सुवर्णगिरी, गोहरागढ़ इसे कहा जाता है, गोहरागढ़ इसे कहा जाता है, जैसानगढ़ इसे कहा जाता है, जैसानगढ़। ये जैसानगढ़ जो है, इस शब्द का प्रयोग जो है, जैसानगढ़ शब्द का प्रयोग काव्य रचना में होता है भाई। काव्य रचना, यदि कोई कवि काव्य रचना करता है तो उस रचना में इस शब्द, इस दुर्ग के लिए जैसानगढ़ शब्द का प्रयोग करता है। जैसे अबुल फजल का कथन भी है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर कीजिए बख्तरबंद, तय पहुंचे जैसान। तो ये जैसान जो शब्द का प्रयोग जो है, जैसान शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए होता है भाई? काव्य रचना के लिए इस दुर्ग में जैसानगढ़ शब्द का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि काव्य रचना में दुर्ग को क्या कहा जाता है? जैसानगढ़ कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, सुवर्णगिरी, गोहरागढ़, और इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए जैसानगढ़। चित्रकूट इसे कहा जाता है, चित्रकूट नहीं, चित्रकूट, चित्रकूट, त्रिकूट इसे कहा जाता है। जबकि चित्रकूट यदि आपको पूछा जाए कि चित्रकूट किस दुर्ग को कहा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए चित्रकूट मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नहीं, चित्रकूट कहा जाता है भाई हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में गलियों का किला कहते हैं, गलियों का किला कहा जाता है इसे, गलियों का किला कहा जाता है। और क्या कहा जाएगा इसे? गलियों का किला कहा जाएगा, गोहरागढ़ कहा जाएगा, जैसानगढ़ कहा जाएगा, त्रिकूट कहा जाएगा, गलियों का किला कहा जाएगा। और भी इसे किन नामों से जाना जा सकता है? सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी इसे कहेंगे। इसके बाद में और क्या? 2 मिनट पानी थोड़ा 10 मिनट। तो इनके उपनाम हो गए रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, सुवर्णगिरी, गोहरागढ़, जैसानगढ़, चित्रकूट, और क्या कहेंगे? गलियों का किला इसे हम कहेंगे। तो ये प्रमुख इसके उपनाम होंगे। फिर इसके बाद में इस दुर्ग की जो है क्या है प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई क्या क्या पूछ सकता है दुर्गों से हमें। तो निर्माण हमने पढ़ लिया किसने करवाया, पुनः निर्माण हमने पढ़ लिया किसने करवाया, श्रेणी इस दुर्ग की कौन सी है मैंने बता दिया, मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है ये बता दिया, उपनाम मैंने बता दिया क्या है। अब प्रमुख विशेषता की ओर हम चलते हैं कि भाई सोनारगढ़ की प्रमुख कौन कौन सी विशेषता है इस सोनारगढ़ दुर्ग की, तो वो आपको ध्यान होनी चाहिए। विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी दुर्ग की विशेषता आपको मुख जवानी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए दोस्त।
प्रमुख विशेषता किस दुर्ग की? सोनहरगढ़ की प्रमुख विशेषता। अब ये गोल घेरे में बंद कर देते हैं हमारे प्यारे से सोनहरगढ़ को। गढ़ को कहाँ है? जैसलमेर में है। इस दुर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है? ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो आप बोलोगे चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट भी क्या है भाई? चित्तौड़गढ़ है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है भाई? लिविंग फोर्ट है। ये दूसरा लिविंग फोर्ट है। आप क्या बोलोगे? राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। फोर्ट है, फोर्ट का मतलब होता है किला। तो राजस्थान का दूसरा सबसे जो है ये दूसरा लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर एक महल है जिसका नाम है हर राय महल या हर राज महल। क्या है भाई? हर राज महल है। हर राज महल। इस हर राज महल को यूनेस्को ने अपने प्रोजेक्ट सूची में क्या किया है भाई? शामिल कर रखा है। तो यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में शामिल, यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में शामिल। तो आप बोलोगे कौन सा महल है? कि यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में शामिल कौन सा? हर राज महल है। यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में इसे शामिल किया गया है। यह दुर्ग जो है सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? यहाँ पर 99 बुर्ज है। 99 बुर्जों वाला किला है भाई। 99 बुर्जों वाला किला, बुर्जों वाला किला यदि आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे कौन सा है? सोनारगढ़ है। और भी क्या है यहाँ पर प्रमुख विशेषता? इस दुर्ग पर डाक टिकट जारी किया गया राजस्थान सरकार की ओर से। 2009 में इस दुर्ग पर क्या किया गया भाई? डाक टिकट जारी किया गया। तो 2009 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो ये 5 रुपए का जो है इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। सोनारगढ़ के ऊपर 5 रुपए का क्या क्या हुआ भाई? डाक टिकट जारी हुआ। इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है भाई। इस दुर्ग की जो छत है वो कैसी है भाई? लकड़ी से निर्मित छत है। कौन से दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है? तो आप बोलोगे सोनारगढ़ की जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है भाई। फिर यहाँ पर एक फिल्म बनी थी सोनारगढ़ किला नाम से, और बनाने वाला कौन सा था? कौन था भाई? सत्यजीत रे। फिल्म बनी सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला। ये फिल्म बनाने वाला कौन था भाई? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। सत्यजीत रे साहब ने जो है ये क्या बनाई भाई? सोनारगढ़ का किला। यहाँ पर फिल्म बनी। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ फिल्म बनी हुई है वो कौन सी है भाई? सोनारगढ़ का किला फिल्म का नाम है। और सोनारगढ़ दुर्ग में ये दुर्ग की जो है इस फिल्म की क्या हुई भाई? शूटिंग हुई थी। यदि आपको पूछा जाए ये सोनारगढ़ जो है दुर्ग ये कौन सी झील के किनारे है? तो आप बोलोगे गड्डीसर झील के किनारे है भाई। गड्डीसर झील के किनारे कौन सा दुर्ग पर बसा हुआ है? तो आप बोलोगे गड्डीसर झील के किनारे। तो सोनारगढ़ बसा हुआ है ऐसा। इस दुर्ग के निर्माण में चूना व सीमेंट का प्रयोग न होकर, सीमेंट का प्रयोग न होकर, चूना व सीमेंट का प्रयोग न होकर किसका प्रयोग हुआ है? इस दुर्ग में चूना और सीमेंट का प्रयोग न होकर जिप्सम का प्रयोग हुआ है। जिप्सम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? इस दुर्ग में जिप्सम का प्रयोग हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण जो है जिप्सम से हुआ है। और भी इस दुर्ग की प्रमुख विशेषता और भी क्या है? सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर। और भी क्या है? पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। मैंने तो उस समय भी बता दिया जब सोनगिरी क्यों कहा जाता है, उसके लिए मैंने बताया था पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले पत्थरों से क्या है भाई? पत्थरों से निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो
तो आप बोलोगे भाई हमारे सोनारगढ़ है। तो ये सोनारगढ़ की प्रमुख विशेषता है। और भी कोई विशेषता है तो आप देख लेना और भी कहीं। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है हर्राज, जो यहाँ पर एक महल है जिसे यूनेस्को ने क्या है प्रोजेक्ट सूची में शामिल किया है। 99 बुर्जों वाला किला है। 2009 में डाक टिकट जारी हुआ, कितने रुपए का? 5 रुपए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2009 में इसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। छत जो है लकड़ी से निर्मित है। सोनारगढ़ का किला सत्यजीत रे फिल्म बनी। गडीसर झील है, पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। चूना सीमेंट का प्रयोग ना होकर जिप्सम का प्रयोग हुआ है। ये प्रमुख इस दुर्ग की क्या है विशेषता है। उसके बाद में प्रमुख महल, इस दुर्ग में कौन कौन से महल है वो हम देख लेते हैं। प्रमुख महल को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। चलो, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। तो इस दुर्ग में एक प्रसिद्ध मंदिर है भाई, लक्ष्मी नाथ का मंदिर। लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है। क्या है भाई? मंदिर है। ये मंदिर जो है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ लक्ष्मीनाथ जो है जैसलमेर के आराध्य देव है। जैसलमेर के भाटी शासकों के क्या है भाई आराध्य देव है लक्ष्मीनाथ जी। जैसलमेर के क्या है आराध्य देव है। जैसलमेर के भाटी शासकों के आराध्य देव है। जैसलमेर के भाटी शासकों के क्या है भाई आराध्य देव है, देव है। ठीक है। फिर इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ उस समय इस दुर्ग में जो मूर्ति लगी हुई है लक्ष्मीनाथ जी की, जो ये मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? इस दुर्ग लक्ष्मीनाथ जी की इस मंदिर की मूर्ति जो है वो मेड़ता नागौर से लाई गई थी। मेड़ता नागौर से जो है लाई गई, मेड़ता नागौर से लाई गई। इस दुर्ग की इस मंदिर की प्रमुख विशेषता ये है कि इस मंदिर के जो खिड़की व दरवाजे जो हैं वो चांदी से निर्मित है। खिड़की व दरवाजे जो हैं दरवाजे किससे निर्मित है? चांदी से निर्मित दरवाजे। पूछा जा सकता है। दूसरा मंदिर इस दुर्ग में आदिनाथ का मंदिर है। आदिनाथ का मंदिर है। यह इस दुर्ग का जो है सबसे प्राचीन मंदिर है भाई, सबसे प्राचीन मंदिर है। इस दुर्ग का जो है सबसे प्राचीन कौन सा मंदिर है भाई? आदिनाथ का मंदिर है। सबसे प्राचीन इस दुर्ग का मंदिर है भाई आदिनाथ जी का मंदिर। और भी क्या है इस दुर्ग में? इस दुर्ग में एक टिकम राय जी का मंदिर भी है। टिकम राय जी का मंदिर भी है। तो इस दुर्ग में एक प्रमुख मंदिर है, 3 मंदिर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर आराध्य देव है भाई किसके? जैसलमेर के भाटी शासकों के आराध्य देव है। इस मंदिर की प्रमुख मूर्ति जो है मेड़ता नागौर से लाई गई है। खिड़की और दरवाजे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खिड़की और दरवाजे जो है चांदी से निर्मित है। पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा दुर्ग जिसके मंदिर की जो खिड़कियां वो दरवाजे जो है वो चांदी से निर्मित है? तो वो है सोनारगढ़ में। और उसमें ही कौन सा मंदिर है यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। आदिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? यहीं पर है। टिकम राय जी का मंदिर भी यहीं पर है। और भी कई यहाँ पर अन्य जो मंदिर है, परंतु ये 3 मंदिर जो है यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और हर एग्जाम में पुटअप हो जाता है यहाँ पर मंदिरों के सवाल। फिर यहाँ पर प्रमुख महल कौन कौन से हैं इस मंदिर में? अब प्रमुख महल देख लेते हैं। प्रमुख महलों में सबसे पहला बादल महल
सर ये बादल महल तो हर जगह देखने को मिल जाते हैं, तो क्या सब जगह के बादल महल हमें याद करना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बादल महल हर दुर्ग में हमें मिल जाएंगे, परंतु वहां पर बादल महल हर दुर्ग के इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान में मुख्य रूप से 3-4 बादल महल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको मैं 3 बादल महल ऐसे बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे सोनारगढ़ का बादल महल क्यों लिया हमने यहाँ पर, ये थोड़ा जान लीजिए। इस बादल महल का जो निर्माण हुआ है वो सिलावटों द्वारा निर्मित में बादल महल है। यदि आपको पूछा जाए कि सिलावटों द्वारा निर्मित बादल महल कौन सा है, तो आप बोलोगे सिलावटों द्वारा निर्मित बादल महल तो हमारा सोनारगढ़ का बादल महल है। सिलावटों द्वारा निर्मित बादल महल, निर्मित बादल महल, ठीक है। ये 5 मंजिला है भाई। ये कितने मंजिला बादल महल है? ये 5 मंजिला है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है भाई। राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है भाई? ऊंचा बादल महल है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है? तो आप बोलोगे भाई सोनारगढ़ का जो है बादल महल सबसे ऊंचा बादल महल। और भी बादल महल प्रसिद्ध है। सोने की नक्काशी के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है? यदि आपको पूछा जाए कि भाई सोने की नक्काशी के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है, तो वो आप बोलोगे भाई हमारे बीकानेर का बादल महल जो है सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर दुर्ग का जो बादल महल है वो सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो सोने की नक्काशी के लिए बादल महल, कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का। ऐसे वास्तविक बादल महल का अभाव जो होता है वो नागौर दुर्ग में, नागौर दुर्ग के बादल महल जो है वो हम आगे आएंगे तो हम वो जरूर पढ़ लेंगे भाई, जरूर पढ़ेंगे। वहां पर उसका डिस्कशन हम कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बादल महल है, 5 मंजिला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। और कौन कौन से महल है यहाँ पर? और पूछा जाए तो गज विलास महल है, गज विलास महल है। और यदि पूछा जाए तो जवाहर विलास महल है, महल है। और भी यहाँ पर प्रमुख महल जो है आपको ध्यान होना चाहिए। और भी यहाँ पर 2-4 प्रमुख महल और भी हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए भाई। ये प्रमुख बादल यहाँ पर जो है प्रमुख महल यही है कि भाई बादल महल सोने की नक्काशी के लिए कौन सा बादल महल? बीकानेर का बादल महल। जबकि सिलावटों के द्वारा निर्मित बादल महल यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे सोनारगढ़ का बादल महल जो है सोने की ये सिलावटों के लिए द्वारा निर्मित बादल महल है। 5 मंजिला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, गज विलास महल है, जवाहर विलास महल यहाँ पर है। फिर यहाँ पर जो है एक कुआं भी है जिसे जयसुल कुआं, जयसुल कुआं। ऐसा माना जाता है इस कुएं का जो निर्माण है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ। ऐसा माना जाता है इस कुएं का जो निर्माण किसने करवाया? भगवान कृष्ण ने करवाया। किसने करवाया भाई? भगवान कृष्ण ने करवाया। अभी अंतिम इस दुर्ग का जो है टॉपिक क्या बचा है? प्रमुख शाखें। इस दुर्ग में शाखें भी, ये दुर्ग जो है 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इस दुर्ग में अंतिम पॉइंट आ रहा हूं मैं इस दुर्ग का, वो इस दुर्ग का अंतिम पॉइंट है भाई। ये दुर्ग जो है 2.5 शाखों के लिए क्या है भाई? के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग पर जो है सर्वप्रथम एक आक्रमण जो है उस समय एक शाखा हुआ था इस दुर्ग में। प्रथम शाखा यदि इस दुर्ग का पूछा जाए कि भाई किसका आक्रमण था, प्रथम शाखा इस दुर्ग में किसका हुआ और किसका आक्रमण था, उस समय शासक कौन था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उस समय कौन सा सन था तो आपको ध्यान होना चाहिए। प्रथम शाखा 1312 ईस्वी में इस दुर्ग पर शासक कर रहे थे मूलराज। वो भी कौन से? दित्य, मूलराज दित्य। उस समय जो है हम एडीके का आक्रमण हुआ था।
एडिका का मतलब हो गया अलाउद्दीन खिलजी का उस समय क्या हुआ था भाई, आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1312 मूलराज उस समय शासक था। और यहाँ पर प्रथम इस दुर्ग का क्या होता है भाई, शाखा होता है। हम एक एडीके का मैप भी लेकर आएंगे कि भाई एडीके ने राजस्थान के किन किन दुर्गों में जो है आक्रमण किया, वहां पर क्या परिणाम निकला एडीके का, किस दुर्ग का नाम इन्हें इस खिजराबाद किया, ये सब एक हम दुर्ग जैसे ही खत्म होगा ना तो एडीके का और हम संतुलन काल का एक मैप लेकर आएंगे, जिसमें फिरोज शाह का मैप लेकर आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी का मैप लेकर आएंगे, और भी कई मैप जो है हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और मैप से हम समझाएंगे भाई एडीके के कौन कौन से यहाँ पर आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर कौन कौन प्रथम शाह का हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। द्वितीय शाह का यदि पूछा जाए द्वितीय शाह का यदि पूछा जाए द्वितीय शाह का, तो द्वितीय शाह का इसका जो है 1370 में शासक जो था दूधा भाटी। आक्रमण जो था फिरोज का आक्रमण था। फिरोज का क्या था भाई, आक्रमण था। फिरोज का क्या था भाई, आक्रमण था। और अंतिम जो है वो अर्ध शाह का हुआ था। इस दुर्ग का अर्ध शाह का वो हुआ था भाई 1550। और इसमें जो शासक जो थे वो कौन थे भाई, इस समय शासक लूणकरण थे। लूणकरण। और इस पर आक्रमण जो हुआ था, आक्रमण जो किसका हुआ था वो आपको ध्यान होना चाहिए, कंधार का शासक था। कंधार शासक अमीर अली का आक्रमण, अमीर अली का आक्रमण था। तो ये प्रमुख जो हमने जो पढ़ा है दोस्त, ये सब हमने यहाँ पर स्वरनागढ़ इसी के साथ पूरा होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।